चलिए, सभी लोगों को साइंस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। सभी लोगों का हम तहे दिल से इसमें स्वागत करते हैं। और आज जो प्रश्न दिए गए हैं विज्ञान से संबंधित, विज्ञान विषय से 50 प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो या कोई भी अदर रेलवे हो। इसके पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हमने 50 प्रश्नों का संग्रह किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगेंगे। तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। चलिए, पहला सवाल आ रहा है आपके पास, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है। सपोज कीजिए कोई वस्तु उड़ रही है तो उसमें जो व्हील लगे हुए हैं, व्हील यानी चक्के में भी मूवमेंट है, गति है, तो इसकी घूर्णन प्रति सेकंड क्या है, इसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग तो पहले इसके क्या बोलेंगे, विकल्प पर चलेंगे। पहला विकल्प है बैरोमीटर। पहला हम जहाँ तक देख पा रहे हैं ये है आपका बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का वर्क क्या है, पहले इसके वर्क को समझ ले। बैरोमीटर करता है वायुमंडलीय दाब को मापता है। इसका वर्क है वायुमंडलीय दाब को मापना, ठीक है ना। बैरोमीटर क्या मापता है, वायुमंडलीय दाब। और अगर सवाल पूछ दे, कभी कभी पूछ देता है बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है, तो ई टॉरी सेल। चलिए, उसके बाद है एनीमोमीटर। ये एनीमोमीटर जो यंत्र है वो हवा की गति मापता है, हवा की गति एवं दिशा। हवा की गति एवं दिशा मापने वाला यंत्र है एनीमोमीटर। उसके बाद है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर ये आपकी वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापता है, अपेक्षिक आर्द्रता मापता है। अब ये आर्द्रता क्या है, तो देखिए वायुमंडल में हवाएं हैं और हवा में मौजूद जो नमी है, पानी की मात्रा है, उसी को हम लोग कहते हैं आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। बरसात के मौसम में क्या होता है कि हवा हमारी क्या हो जाती है, नमी युक्त हो जाती है, यानी आर्द्र हो जाती है। और इसी के कारण बरसात में कपड़ा सुखाना काफ़ी कठिन कार्य हो जाता है। और एक्चुअली क्या हो गया कि हवा में नमी की मात्रा आ गई और जो हमारा कपड़ा डाला हुआ है सूखने के लिए, उसमें भी पहले से ही पानी मौजूद है। अब दोनों पानी टकराएंगे तो कपड़ा को जल्दी सूखने नहीं देंगे। तो शुष्क मौसम और आर्द्र मौसम दो चीज़ है। आर्द्र का मतलब होता है कि हवा में नमी की मात्रा बिल्कुल समाप्त हो जाना, ठीक है। तो शुष्क मौसम में कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है, हमारा सवाल ये था। तो 3 तो ऑप्शन आपके छट गए, बैरोमीटर, एनीमोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो बचा कौन, स्ट्रेबोस्कोप। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेबोस्कोप। ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेबोस्कोप। अब ये स्ट्रेबोस्कोप का वर्क क्या है, ये कैसे काम करता है, तो इसको देखते हैं। स्ट्रेबोस्कोप जो है एक प्रकाश उत्सर्जित करता है। स्ट्रेबोस्कोप से एक तीव्र प्रकाश निकलता है जो घूम रहे चक्कों पर पड़ता है, ठीक है ना। एक लाइट आया, प्रकाश आया, ये जो चक्का में मूवमेंट है इस पर पड़ा प्रकाश। तो प्रकाश पड़ने से चक्का क्या होता है, रुका हुआ प्रतीत होता है। रुकता नहीं है लेकिन रुका हुआ प्रतीत होता है। जैसे कभी कभी हम लोग सीलिंग फैन होता है, हमारे घरों में सीलिंग फैन है, तो सीलिंग फैन देखिए जब स्पीड में चल रहा होता है तो अगर हम उस पर लाइट देने का प्रयास करते हैं तो देखेंगे कि पंखा का जो 3 ब्लेड है ना, वो धीरे धीरे घूमता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है ना। कभी गौर करेंगे इस चीज़ को, तो वही चीज़ है। तो स्ट्रेबोस्कोप से क्या हुआ, प्रकाश दिया गया और जो घूम रहा चक्का है वो स्थिर नजर आता है और उसका घूर्णन हम आसानी से माप सकते हैं। तो वो एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, स्ट्रेबोस्कोप का। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो पहले तो हम ट्रांसफार्मर की पावर, जो ट्रांसफार्मर होते हैं, इसकी कार्य प्रणाली को समझेंगे। तो यह काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है ना। इनका सिद्धांत क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत फैराडे के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, फैराडे के द्वारा।
विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा ट्रांसफार्मर में चालक तार लगे होते हैं, ठीक है ना, 3 फेज है, समझ ले, तीन क्या है, फेज है। इसमें चालक तार कुंडलित होते हैं, यानी कुंडलित किया हुआ है, बाइंडिंग किया हुआ है। इसमें देखेंगे वायर का राउंडिंग रोटेशन होता है। तो अगर किसी कुंडलित तार में या चालक तार में हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने के बाद इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जैसे ही एक चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इसके बगल में रखे हुए जो दूसरे चालक हैं, इसमें क्या करता है, चुंबक को चुंबकीय गुण प्रेरित कर देता है, चुंबकीय गुण प्रेरित कर देगा, प्रेरित, अर्थात इसमें भी क्या हो जाएगा, विद्युत, इसमें विद्युत का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, यानी एक चालक से दूसरे चालक में। इसी को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसके द्वारा दिया गया, फैराडे के द्वारा। तो ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, और यह नियम किसने दिया था, फैराडे ने, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर का काम, अब इसका वर्क क्या है, वर्क समझेंगे काम। तो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलना, निम्न वोल्टेज में बदलना, निम्न वोल्टेज में बदलना। जैसे देखे होंगे हम लोगों के यहाँ जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, इसमें 11,000 या 10,000 जो भी पावर आता है ट्रांसफार्मर में आता है। ट्रांसफार्मर उसको क्या करता है, 220 440 वोल्ट में क्या करता है, कन्वर्ट कर दिया, यानी उच्च वोल्ट को किस में, निम्न वोल्ट में। अब एक वर्क कैसे है, आखिर ये उच्च वोल्ट को निम्न वोल्ट में कम करता कैसे, इस चीज़ को समझेंगे। तो मान के चलिए पहला जो चालक तार है, ठीक है ना, और एक दूसरा चालक तार है, आउटपुट है। अब इसको समझिए, अगर ये पहला आउटपुट है और ये पहला ये है दूसरा ये है, इसमें तार कुंडलित होते हैं, तार ये कुंडलित है, ठीक है ना। अगर घेरों की संख्या, पहला है ये और ये क्या है, दूसरा, अगर घेरों की संख्या पहले में ज़्यादा हो, पहला में क्या हो, ज़्यादा, और दूसरा में क्या हो, कम हो, तो विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी, विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी, ठीक है ना। पहला जो आपका चालक है उसमें कुंडली क्या हो, ज़्यादा, और दूसरे कुंडली में दूसरे जो चालक उसमें कुंडली क्या हो, यानी तारों का घुमाव क्या हो, कम हो, तो विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी। लेकिन सपोज कीजिए अगर पहले में कम हो और दूसरे में क्या हो, ज़्यादा हो, दूसरे में कुंडली क्या हो, कुंडलियों की संख्या ज़्यादा हो, फेरों की संख्या ज़्यादा हो, तो विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी। समझ में आया। ट्रांसफार्मर का ही कंसेप्ट है। तो इसका जो पहला चालक होता है उसमें घेरों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, जो क्या करता है 10,000 वोल्ट को दूसरे पर जब ट्रांसफ़र करता है तो यहाँ वोल्टेज को क्या कर देता है, कम कर देता है, यानी 10,000 को कंप्रेस करके 220 वोल्ट या 440 वोल्ट में आउटपुट देता है। समझ में आ गया। यह है ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। थोड़ा हुक का नियम भी समझ लेते हैं। इसका आंसर सटीक होगा फैराडे का नियम। क्लियर, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हुक का नियम क्या है। हुक का नियम जो है दाब पर लागू होता है, प्रेशर पर। अगर देखिए हुक का नियम है क्या, तो हुक का नियम कहता है कि अगर किसी वस्तु पर हम दाब लगाते हैं तो दाब लगाने से उसमें विकृति होती है। विकृति का मतलब वस्तु के रूप आकार में क्या हो जाता है, परिवर्तन। क्या हो जाएगा, परिवर्तन। जैसे स्प्रिंग है, नॉर्मल स्थिति में, स्थिति ऊर्जा में जब उसको खींचते हैं तो देखिएगा वो लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबा। तो जो प्रेशर लगाए हैं तो लंबा हो गया है। तो जो दाब लगाने से विकृति उत्पन्न होती है, तो उत्पन्न विकृति की जो लंबाई है, जो विकृति उत्पन्न हुई है उसकी लंबाई दाब के लंबाई का दाब की लंबाई कर रहे हैं, दाब के मान के समानुपाती होता है। ठीक है ना। हुक का नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु पर दाब लगाया गया है तो उससे उत्पन्न विकृति की लंबाई जो है लगाए गए दाब के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना प्रेशर आप दाब लगाएंगे
उतना ही विकृति की लंबाई बढ़ेगी, और जितना विकृति की लंबाई कम करेंगे यानी तो उतना दाब कम लगेगा। समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। न्यूटन का नियम तो गति के सिद्धांत में दिया गया था, और एनर्जी के सिद्धांत में आइंस्टीन का सिद्धांत दिया गया E बराबर mc²। कहीं कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। चलिए, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो रडार सिस्टम में जो तरंग उत्पन्न होता है वो रेडियो तरंग होता है। कैसा तरंग? रेडियो तरंग होता है। ये जो दिखते नहीं हैं, ठीक है ना, दिखने वाले तरंग नहीं होते। और रेडियो तरंग सूक्ष्म तरंग है। रेडियो तरंग सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव्स होते हैं। और मुख्य रूप से ये क्या होते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। इनका वर्क काम कैसे करते हैं पहले इसको देख ले। जैसे रडार सिस्टम में है, एक सेंटर से क्या किया गया? सूक्ष्म तरंगों को छोड़ा गया, ठीक है ना, सूक्ष्म तरंग को छोड़ा गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु मिला तो इससे ये टकराएगा, वापस केंद्र की ओर चला आएगा, परावर्तित हो गया, तो पता चल जाता है रडार को कि यहाँ ना कोई वस्तु या कोई जहाज उड़ रही है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं, ठीक है ना। तो रडार सिस्टम में किस तरंग का प्रयोग करते हैं? सूक्ष्म तरंग। सूक्ष्म तरंग कैसा तरंग है? रेडियो है। और ये भी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्लियर? हाँ, एक देखिए दूसरा ऑप्शन, अच्छा छोड़िए, इंफ्रारेड था। तो हम लोग घर में जो टीवी यूज करते हैं, रिमोट से बदलते हैं ना चैनल को, तो वो इंफ्रारेड तरंग पर काम करता है, ठीक है। पूछ लिया, कभी सवाल पूछ सकता है कि जो हमारे घर का रिमोट सिस्टम होता है किस तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इंफ्रारेड पर। किस पर? इंफ्रारेड पर। अगला सवाल, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीवी जो है पहले समझेंगे यह किसके लिए उत्तरदायी है। तो मलेरिया नामक बीमारी के लिए। किसके लिए? मलेरिया। पूछेगा सवाल कि मलेरिया रोग जो है किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। और मलेरिया को हम लोग कहते हैं शीत ज्वर। मलेरिया को कहा जाता है शीत ज्वर, यानी ठंडा लग के बुखार आना। मलेरिया का उपाय कुनैन की दवा। कौन सी दवा? कुनैन। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से, ठीक है ना। सिनकोना के वृक्ष की छाल से कुनैन नामक ये दवा है। क्या है? दवा। और ये क्या है? वृक्ष की छाल है। वृक्ष की छाल है। चले, वृक्ष की छाल कौन है? सिनकोना। सिनकोना से कुनैन बना। कुनैन की दवा किसमें? मलेरिया में। मलेरिया का कारण क्या है? प्लाज्मोडियम परजीवी। अब सवाल ये है कि प्लाज्मोडियम परजीवी हमारे शरीर में किसके माध्यम से पहुंचता है? तो मच्छर के माध्यम से। किसके माध्यम से? मच्छर के माध्यम से। तो ये मच्छर एक्चुअली में है क्या? अरे कौन सा मच्छर है? तो इस मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है ना। कौन सा मच्छर? मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण हमें कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया। अब देखिए, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। जो महिलाएं होती है ना वही खून चूसती है। ध्यान रहे, जो महिलाएं होती हैं वही खून चूसती है। सब महिलाओं के बारे में नहीं कर रहे हम, जो दिया गया। जैसे अब एक उदाहरण से ही समझ ले, मादा एनाफिलीज के कारण क्या हो गया? आपका हो गया मलेरिया। और मादा एडिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? डेंगू। क्या होता है? डेंगू। डेंगू ज्वर है, यानी बुखार की एक टाइप है, ठीक है ना। डेंगू ज्वर किसके कारण? मादा एडिस के कारण, मादा एनाफिलीज के कारण मलेरिया। और मलेरिया एक परजीवी, मलेरिया में एक परजीवी होता है, वो कारक प्लाज्मोडियम है वो। अब देखिए, मच्छरदानी में हम लोग सोते हैं तो देखे होंगे दो टाइप के मच्छर उसमें मिलेंगे। एक बेचारा दुबला पतला सा हिला रहा है, भिन भिन कर रहा है आपके कानों पर। और जो मच्छर का जो भिन भिनाहट होता है शेर की दहाड़ से काफ़ी खतरनाक होता है, फ्रीक्वेंसी इसका ज़्यादा होता है। पूछेगा कि शेर और मच्छर में किसके ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है? तरत तो किसका अधिक होता है? तो मच्छर का। शेर के दहाड़ को आप बर्दाश्त कर सकते हैं, सुन सकते हैं, अच्छा लगेगा, लेकिन मच्छर की भुनभुनाहट परेशान कर देती है। तो जो दुबला पतला है वो क्या है? मर्द है। और जो मर्द आपको कंफ्यूज करके रखा है, और जो उसकी मादा है पीछे से आपका
ब्लड का सैंपल ले लेती है। ठीक है, चलिए। अरे भाई, किसी महिला को हम इसमें अथेय नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं कि मादा एनाफिलिस के कारण मलेरिया हो गया और मादा एडिस के कारण क्या हो गया, डेंगू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक मक्खी भी है, थोड़ा सा इसको भी देख ले उदाहरण को। मक्खी, देखिए एक मक्खी है सीसी मक्खी। कौन सी मक्खी? सीसी मक्खी। सीसी मक्खी के काटने से निद्रालु रोग होता है। कभी कभी पूछता भी है ये, तो इस सवाल पूछ देगा। कौन सा रोग? सीसी मक्खी के कारण निद्रालु रोग। चूहा के कारण प्लेग रोग। बहुत पहले के समय में जब इलाज ढूंढा नहीं गया था, सही तरीकों से इलाज नहीं हो पाता था, जड़ी बूटी पर हम लोग आश्रित थे, तो उस समय होता क्या था, चूहे घर में मर गए और प्लेग फैल जाता था। उससे कई गांव के लोग संक्रमित हो जाते थे। तो चूहा के मर जाने से प्लेग, मक्खी एक है सीसी मक्खी से निद्रालु रोग, मच्छर मादा एनाफिलिस मच्छर के कारण मलेरिया, मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम, मादा एडिस के कारण डेंगू होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, बोर मत होइएगा, कोशिश करते हैं कि भाई जितनी जानकारी हो आप लोगों के साथ शेयर कर सके, और इससे एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। डिस्कशन से घबराना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़े आंसर मार के आगे बढ़ गए, क्या फायदा होगा। डिस्कशन का मतलब होता है कि कुछ उससे ज़्यादा जो प्रश्न दिए गए हैं, अगर उससे कोरिलेट करके 2-4 क्वेश्चन अगर हम सीख लेते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो किस यंत्र के माध्यम से वो विद्युत में ट्रांसफर होता है, ये एक प्रश्न है आपका। तो पहले तो समझेंगे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश फोटोन का बंडल होता है। ठीक है ना, किसका बंडल होता है? फोटोन का। तो ये फोटोन कोई एक ऐसा यंत्र है जिस पर पड़ने के बाद वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कौन सा यंत्र है? तो देखिए, वो यंत्र का नाम है फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल, जिसको सोलर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर सेल। और हम लोग आमतौर पर उसको बोल देते हैं सोलर प्लेट। क्या बोल देते हैं? सोलर प्लेट। तो सोलर प्लेट का साइंटिफिक नेम क्या है? फोटोवोल्टिक सेल। क्या है? फोटोवोल्टिक सेल। तो देखिए, सोलर प्लेट में सिलिकॉन, ठीक है ना, पूछ देगा कि फोटोवोल्टिक सेल में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। आखिर ये सिलिकॉन देखे होंगे, सोलर प्लेट पर गोल गोल पट्टी या छोटी छोटी पट्टियां होती है, पतली 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 पतली, ठीक है ना, वो क्या किसकी बनी होती हैं? सिलिकॉन का। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। ठीक है ना। ये क्या करता है सिलिकॉन? जब फोटोवोल्टिक सेल पर प्रकाश पड़ा तो फोटोन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर करता है और वायर के माध्यम से इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करता है, यानी विद्युत को प्रवाहित कर दिया। कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र फोटोवोल्टिक सेल। बाकी ये जो सेल आप तीनों देख पा रहे हैं, डैनियल सेल, ड्राई सेल और गैल्वेनिक सेल, इनका वर्क क्या है? तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। किसको? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है ना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की तरफ चले। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? कम तापमान मापना है। देखिए, हाइग्रोमीटर जो है हमारा, हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता मापता है। अपेक्षिक आर्द्रता मापने वाला यंत्र आर्द्रता हो। चलिए, अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। क्रायोमीटर इसका सटीक आंसर है। क्या हो जाएगा? क्रायोमीटर। कम तापमान मापने के लिए क्रायोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये कम तापमान को मापता है। पायरोमीटर उच्च तापमान को मापता है। जैसे सूर्य का ताप मापना है तो किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? पायरोमीटर का। टेकोमीटर का होता है गतिशील वस्तु की गति मापने वाला, गतिशील वस्तु की गति मापने वाला यंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल का पर काम करता है।
किस पर? अपकेंद्रीय बल। यानी अपकेंद्रीय बल क्या है? केंद्र से बाहर की दिशा में लगाया गया बल अपकेंद्रीय बल। तो वॉशिंग मशीन में देखे होंगे कपड़ा डालने के बाद क्या करता है? एक बार झटका देकर के बाहर फेंकता है। जैसे हम लोग के घर में माता जी पहले दही से मक्खन निकालती थी तो क्या करती थी, वो मिट्टी का हांडी या जो भी बर्तन है उसमें दही रख दिया जाता था, उसको मथती थी। तो अगर आप लोग देखे होंगे, उस दौर से गुजरे हैं, तो क्या होता था कि मक्खन में जो क्रीम होता था ना, वो क्या होता था, वहाँ से निकलने के बाद जो बर्तन उसकी दीवारों के चारों तरफ लग जाते थे, अंदर की तरफ, यानी केंद्र से बाहर। तो केंद्र से जो बाहर बल लगेगा वो कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी केंद्रीय बल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स इंग्लिश में और हिंदी में अभी केंद्रीय। इसमें मौत के कुआं में जो गाड़ियां चलती है, मौत का कुआं में जो वाहन चलते हैं मौत के कुएं में, वो किसका प्रयोग करते हैं? अभिकेंद्रीय बल का। वॉशिंग मशीन अभिकेंद्रीय बल, वॉशिंग मशीन हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा रक्त जांचने वाली मशीन, रक्त जांचने वाली मशीन, फिर मक्खन निकालने वाली मशीन, मक्खन निकालने वाली मशीन। इन तीनों का सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रीय, और मौत के कुआं में लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल। कभी कभी हम लोग मोड़ पर देखेंगे, जब टर्निंग आता है तो हम लोग सेंटर की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है ना। किस बल के कारण? अभिकेंद्रीय बल। वहाँ पे केंद्र की तरफ फोर्स लगता है। अगर केंद्र से बाहर फोर्स लगा तो हम लोग खेत में नजर आएंगे, रोड के अपोजिट साइड में, ठीक है ना। तो वहाँ पे कौन सा बल काम करता है? अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। मोड़ पर अभिकेंद्रीय बल, लेकिन सवाल था वॉशिंग मशीन में अपकेंद्रीय बल, केंद्र से बाहर की ओर बल। चले आगे बढ़ते हैं। आघूर्ण बल की इकाई क्या है? तो न्यूटन मीटर है। आघूर्ण बल न्यूटन मीटर। चलिए, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में रुधिर कणिका का बनना, रुधिर कणिका कौन कौन है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। रुधिर कणिका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। इसको कहते हैं रुधिर कणिका। ये कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा बोन मैरो में। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। अब देखिए, बोन मैरो में तीसरा एक बनता है प्लेटलेट्स, ठीक है ना। रक्त का ही एक भाग है प्लेटलेट्स। ये तीनों कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। कभी कभी सवाल ये भी पूछ देगा कि प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में, हड्डियों के अंदर पाया जाता है अस्थि मज्जा। इसी में आपका रक्त का निर्माण होता है। तो इन तीनों का निर्माण होना कहलाता है हेमेटोपायसिस। क्या कहलाता है? हेमेटोपायसिस। क्लियर है? हेमेटोपायसिस। चलिए, बाकी के एग्जाम्पल थोड़ा इसको भी देखने का हम प्रयास करेंगे। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक क्या है? बीमारी है। इसमें रक्त आसानी से, रक्त का थक्का नहीं जमता। जैसे किसी व्यक्ति को अगर हेमोफीलिया हो जाए तो अगर कट फट लग जाएगा तो उसका रक्त जल्दी नहीं जमेगा, यानी ब्लड शरीर से बाहर निकलता रहेगा। एक बीमारी है। हेमेटोपायसिस तो हो गया आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अस्थि मज्जा में निर्माण की क्रिया, हेमेटोपायसिस। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया को हम लोग कहते हैं ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। चलिए, इसमें क्या होता है ल्यूकेमिया में कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण अधिक होने लगता है, क्लियर है। आवश्यकता से ज़्यादा हो जाएगा डब्ल्यूबीसी तो कौन सी बीमारी? ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। उसके बाद है पॉलीसाइथीमिया। तो पॉलीसाइथीमिया रोग में आरबीसी का निर्माण ज़्यादा होता है, आरबीसी का निर्माण अधिक होने लगता है, आरबीसी का निर्माण अधिक होता है, जिसके कारण रक्त जो है ना, रक्त गाढ़ा हो जाता है।
क्लियर है। पॉलीसाइथीमिया में रक्त क्या हो गया, गाढ़ा हो गया, कारण रीजन इसका क्या रहा, आरबीसी आवश्यकता से अधिक बन गया। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर कहेंगे, इसमें डब्ल्यूबीसी का निर्माण अधिक हो गया। हीमोफीलिया में क्या हो गया, रक्त का थक्का नहीं बन पा रहा है। हेमेटोपाइसिस क्या हो गया, अस्थि मज्जा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का बनना, हेमेटोपाइसिस। कोई दिक्कत? चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। और आप लोग से एक अनुरोध है कि कृपया करके कमेंट में ज़रूर, अगर क्वेश्चन गलत लगे या आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करेंगे, ताकि हमें भी कुछ प्रोत्साहन मिल सके कि आगे इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए जारी करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अब सवाल है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए, पृथ्वी की सतह यानी भूपर्पटी। क्या बाबू? भूपर्पटी। तो इसका ट्रिक है, ट्रिक क्या है? तो ट्रिक हम का नाम लिख देते हैं आपको, ऑक्सी एलो, याद रहेगा, ऑक्सी एलो। ऑक्सी हो गया आपका ऑक्सीजन, ऑक्से ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन, सिलिकॉन, ए से एल्यूमिनियम, और लो से हो गया आपका लोहा। लो से क्या हो गया? लोहा। अब ध्यान रहे सवाल क्या है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व? तो भैया तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। तो तत्व की बात की जाएगी तो ऑक्सीजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हाईलाइट किया हुआ है। पृथ्वी की भूपर्पटी या सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। अगर सवाल को घुमा दे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, तो धातु भी ऑक्सीजन हो जाएगा। क्लियर है? कौन सा? ऑक्सीजन। लेकिन पूछ दे कि पृथ्वी की इस भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, तो ये धातु हो जाएगा, सर्वाधिक धातु में हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। कहीं कोई डाउट? सर्वाधिक धातु मात्रा में कौन? एल्युमिनियम। सवाल था तत्व में, तो तत्व में ऑक्सीजन हो जाएगा, अधातु में ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन धातु की बात करेगा तो एल्युमिनियम। सवाल कभी कभी ऐसे ही पूछता है, इसलिए हम ट्रिक बताएं आपको। सवाल कभी कभी पूछता है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु, तो भैया जब पहला पता रहे तब तो दूसरा चलेगा। तो पहला में क्या है आपका? एल्युमिनियम, और दूसरा में क्या हो जाएगा? लोहा। कहीं कोई डाउट? देखिए एग्जामिनर जो है ना, अब ऊपर ऊपर का क्वेश्चन पूछना छोड़ दिया है, डीप पूछता है। डीप का मतलब काफ़ी गहराई में। तो आप लोग प्रयास करें, और मेरा भी ये प्रयास है, आप लोग प्रयास करें कि डीप पढ़ने का कोशिश करेंगे। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि कुछ हम जो जानकारी हमें है, जो अनुभव है, हमने भी कई सारे एग्जाम दिए हैं, ठीक है ना, तो उसका अनुभव मेरे पास है, तो उस अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वीडियो के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल, देखे होंगे गले में यहाँ पे टॉन्सिल होता है। टॉन्सिल में अगर बैक्टीरिया लग जाते हैं तो देखिएगा टॉन्सिल में सुरसुराहट होती है, और जिससे हमें खांसी का अनुभव होता है, खराश हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? खराश। तो हमारे मुंह के पार्श्व भाग में जो टॉन्सिल है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो टॉन्सिल का मुख्य कार्य होता है रोगाणुओं का विनाश करना। टॉन्सिल का मुख्य कार्य रोगाणुओं का विनाश करना, ठीक है। टॉन्सिल का मुख्य कार्य रोगाणुओं का विनाश करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डेटिंग की बात करें, कार्बन डेटिंग, तो कार्बन डेटिंग में कार्बन के आइसोटोप, कार्बन के समस्थानिक, आइसोटोप का अर्थ होता है समस्थानिक, समस्थानिक कार्बन 12 और कार्बन 14, दो वो समस्थानिक होता है जिसमें प्रयोग किया जाता है कार्बन 14 का। समस्थानिक क्या है? तो याद रखें, दो ऐसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उसको कहेंगे समस्थानिक या आइसोटोप।
तो कार्बन के 2 समस्थानिक है। देखिए कार्बन के परमाणु संख्या 6, इसका भी परमाणु संख्या 6 है, लेकिन परमाणु भार एक का 12 है, दूसरे का 14 है। तो दोनों आपस में क्या हो गए, समस्थानिक यानी आइसोटोप। तो किस आइसोटोप का प्रयोग होता है, कार्बन 14 का। कार्बन 14 का प्रयोग वैसे जीव का अवशेष जो पहले सजीव के रूप में थे लेकिन वर्तमान में क्या है, निर्जीव हो गए। यानी समझ में आ रही बात, जो पहले सजीव थे, कभी ना कभी जीवन था, और बाद में अभी क्या है, वर्तमान में वो क्या है, निर्जीव है। यानी वो बन गए हैं जीवाश्म। क्या बन गए हैं, जीवाश्म। जीवाश्म किसे कहेंगे, जीवों के अवशेष को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म के उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन, रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। एक होता है यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग। तो देखिए यूरेनियम डेटिंग में यूरेनियम के आइसोटोप का प्रयोग होता है, और यूरेनियम डेटिंग से उम्र का पता किसका लगाया जाता है, निर्जीव वस्तु का। निर्जीव वस्तु की उम्र का पता, जैसे मिट्टी, मूर्ति, चट्टान, सिक्का, ये सब क्या है, क्या है सब बाबू, निर्जीव वस्तु हैं। खुदाई से सिक्का मिला है, तो हम लोग कैसे जान जाते हैं कि अशोक के शासनकाल का ये सिक्का है। तो उस सिक्के को निकाला जाता है यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से, उसका एक्चुअली उम्र पता लगा लेते हैं, और उस उम्र के अनुसार जब समय बताता है कि आज से 2000 साल पहले या 3000 साल पहले या 4000 साल पहले का ये सिक्का है, तो ये 3000 साल पहले जिस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है उस क्षेत्र में राजा कौन थे, तो उसके माध्यम से हम ये प्राप्त कर लेते हैं कि ये सिक्का किस शासक का या किस वंश का है। क्लियर। तो निर्जीव वस्तु का उम्र का पता यूरेनियम डेटिंग से, सजीव वस्तु की उम्र का पता कार्बन डेटिंग से, यानी जीवाश्म की उम्र का पता कार्बन डेटिंग। जीवाश्म क्या है, कभी उसमें जीवन था और वर्तमान में जीवन नहीं है, वो अवशेष बना हुआ है। सुने होंगे कि आज से 2 करोड़ साल पहले क्या थे, हमारे पृथ्वी पर डायनासोर थे, तो उनकी अस्थियां मिली है। अस्थियों को किससे, कार्बन 14 पद्धति से, यानी कार्बन डेटिंग के माध्यम से उसका उम्र का पता लगा लिए, खत्म हो गई बात। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा, अगर कोई वस्तु कितना शुद्ध है, ठोस वस्तु, उसका पता लगाने के लिए किस माध्यम का प्रयोग करते हैं, तो क्वथनांक बिंदु है, हिमांक बिंदु है, गलनांक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट होता है MP, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग मतलब होता है द्रवणांक या गलनांक। द्रवणांक न लिख के हम लोग गलनांक लिखते हैं, गलनांक। गलनांक बिंदु देखिए, जिसमें अगर कोई ठोस है, अगर उसमें मिश्रण होगा दूसरे चीज़ों का, यानी अशुद्ध रूप से होगा, तो उसका गलनांक बिंदु निम्न होगा। निम्न का मतलब, निम्न करें, उच्च होगा, जल्दी वो गलेगा नहीं। और अगर किसी में मिलावट नहीं है तो वो जल्दी गल जाएगा। क्लियर है। तो ठोस की शुद्धता निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, गलनांक बिंदु का। किसका, गलनांक बिंदु का। जैसे सोना का आभूषण है, ठीक है ना, उसको गलाया जाए और एक लोहा को गलाया जाए, जल्दी कौन गल जाएगा, लोहा गल जाएगा। कौन गल जाएगा, लोहा। लोहा ठोस है, लोहा गलेगा, गलती। सोना पहले गलेगा और लोहा बाद में गलेगा। सोना का गलनांक क्या हो गया, निम्न हो गया, यानी लोहा से सोना क्या है, शुद्ध है। क्या हो गया, शुद्ध। और लोहा में शुद्धियाँ मिली होती है तो उसको गलने में समय अधिक लगता है। तो गलनांक बिंदु के माध्यम से हम ठोस की शुद्धता को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब है न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे। तो न्यूलैंड के अनुसार, जिस समय न्यूलैंड का नियम आया था उस समय उनके अनुसार 56 तत्व थे। कितने तत्व थे, 56। पहला तत्व था हाइड्रोजन और 56वां तत्व थोरियम, याद रखेंगे। किनके अनुसार, न्यूलैंड ने पहले अष्टक नियम दिया था। कौन सा नियम, अष्टक नियम, ठीक है ना। अष्टक नियम क्या कहता है कि न्यूलैंड ने तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, और उनका कहना था कि प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व की तरह समान गुणधर्म रखता है। ये था अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम स्टार्ट होता था हाइड्रोजन से,
ठीक है ना। इनका 56वां तत्व कौन था, पूछे 56वां तत्व इनके अनुसार कौन था, थोरियम। किनके अनुसार, न्यूलैंड के अनुसार। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया, अष्टक नियम, यानी इनके अनुसार प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व जैसा गुणधर्म रखता है। फिर थे को डेवोराइनर, डेवोराइनर नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। डेवोराइनर ने त्रिक नियम दिया था। कौन सा नियम, त्रिक नियम, ठीक है ना। सबसे पहले पूछेगा कि तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो वैज्ञानिक थे डेवोराइनर। इन्होंने त्रिक नियम दिया था। इनके अनुसार त्रिक नियम कहता है कि अगर तीन लगातार तत्व को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाएं तो जो दूसरा है बीच वाला है, इन दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के दोनों तत्वों का पहला और तीसरे का जो परमाणु द्रव्यमान है उसके औसत के लगभग बराबर होगा दूसरे का। तो इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पहला तत्व ले लिया हमने पहला तत्व हाइड्रोजन, दूसरा हो जाएगा हीलियम और तीसरा आपका हो जाएगा लिथियम। चलिए अब इनके परमाणु भार को देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, हीलियम का परमाणु भार 4 है और लिथियम का परमाणु भार 6.941 है। ठीक, अब देखें एटॉमिक वेट हो गया। तो पहला और तीसरे का हम क्या निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, उसका परमाणु द्रव्यमान का औसत। तो औसत में दोनों का योग बटा संख्या, तो हम इसको लगभग मान लेते हैं 7। क्या मान लिए, 7। तो हो जाएगा 1 + 7/2, यानी 7 × 1 = 8/2, 2 चौके 8। तो देखिए 4 निकल के आ रहा है और 4 परमाणु द्रव्यमान किसका है, हीलियम का। किसका है, हीलियम का। तो त्रिक नियम भी कुछ दिन तक ही चला, बाकी तत्व ज्ञात होते गए तो ये नियम भी क्या कर गया, फेल कर गया। फिर तत्वों को वर्गीकृत किया एक टेबल पर और वो भी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। किनके द्वारा, मेंडलीफ के द्वारा। कुछ दिनों तक मेंडलीफ का भी सिस्टम चला, लेकिन जब मोसले साहब ने अपना पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया तो मोसले साहब का जो था परमाणु द्रव्यमान पर ना होकर के परमाणु संख्या पर हो गया, जिसी को हम लोग कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी पूछे किसके द्वारा दिया गया, तो मोसले के द्वारा। कहीं कोई दिक्कत, आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। जी का मान किसने ज्ञात किया था, जी कैपिटल जी है। कैपिटल जी को कहा जाता है गुरुत्वीय स्थिरांक। गुरुत्वीय स्थिरांक, और गुरुत्वीय स्थिरांक का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। ठीक है, जी का मान, गुरुत्वीय स्थिरांक का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये क्या है, देखिए स्थिरांक जो है ना हर एक वस्तु पर बराबर होता है। हम हैं, मेरे ऊपर भी यही है, एक बोतल है उसके ऊपर भी वही है, पैनल पर भी वही है, पेन पर भी वही है, कोई बदलाव इसमें नहीं है। लेकिन स्मॉल जी जो है ना एक कण बदलता रहता है। जैसे जैसे दूर भागिएगा जी का मान घटता जाएगा, पृथ्वी से ऊपर भागिएगा जी का मान घटेगा। क्लियर है। चलिए, तो छोटे जी दिए थे कौन, न्यूटन, और बड़े जी का मान दिए थे हेनरी कैवेंडिश। बड़ी जी का मान किसने ज्ञात किया था, हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है ना। और हाइड्रोजन गैस की खोज इन्होंने ही की थी, हाइड्रोजन गैस, याद रखेंगे, हाइड्रोजन गैस की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। आगे बढ़ें। चलिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन में हम लोग ऊष्मा बाहर निकालते हैं, तो ऊष्मा बाहर निकलने की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इस श्वसन में होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है, और भोजन से जो ग्लूकोज को हम लोगों ने क्या कर रखा है, एब्जॉर्ब कर रखा है, हमारी कोशिका ने एब्जॉर्ब किए हुए हैं, तो क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। ठीक है ना। और टूटने पर CO2 गैस ऊर्जा का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप काफ़ी मात्रा में ऊष्मा हमारे शरीर से बाहर निकलती है। तो ऊष्मा को बाहर निकलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, हरा कशिश FeSO4 × 7H2O। इसको फेरस सल्फेट का सूत्र है, किसका, फेरस सल्फेट, FeSO4 × 7H2O। इसको हरा कशिश कहते हैं, हरा
कशिश या ग्रीन विट्रोल भी कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल, याद रखेंगे। ग्रीन विट्रियोल भी पूछ देता है कभी कभी, तो ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट, हरा कशिश फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का सूत्र FeSO4 × 7H2O। तो हरा कशिश फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। कैसा होगा, हरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हरा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। साग सब्जियों के विघटित होने पर कंपोस्ट बनना की सभी क्रिया, जैसे हम घर का कचरा साग सब्जी का छिलका बिक देते हैं तो उसमें से देखिएगा उष्मा गर्मी निकलेगी, कभी गुजरेंगे तो गंध आएगा और गर्मी का एहसास होगा, तो उष्मा निकल रही है, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं उष्माक्षेपी। क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी। श्वसन भी उष्माक्षेपी है, साग सब्जियों का विघटन भी क्या है, उष्माक्षेपी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। सवाल है, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। तो अगर लोहा लाल है उस पर जल डाल दीजिएगा तो भाप तो निकलेगा ही निकलेगा। तो कौन सा यौगिक, कंपाउंड। यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाना यौगिक कहलाता है। तो यौगिक प्राप्त होगा Fe3O4, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ये क्या है, आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड। आयरन और ऑक्सीजन का संयोग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड। और ये आयरन ऑक्साइड कौन बनेगा, मैग्नेटाइट। फार्मूला Fe3O4 याद रहे। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने से Fe3O4 का निर्माण होगा। Fe3O4 किसका है, मैग्नेटाइट का। कहीं कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। दूध से दही बनना कैसे अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहें या रासायनिक परिवर्तन क्यों कहें, तो देखिए रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन 2 चीज़ें। भौतिक परिवर्तन में होता है कि एक वस्तु का रूप अगर बदल देते हैं तो दूसरे रूप को पुनः पहले रूप में लाना कहलाता है भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक में क्या है कि अगर रूप में बदलाव हो गया तो दोबारा पहले रूप में वो नहीं आ सकता। तो दूध से दही बन गया तो दही से तो दूध अब नहीं बन पाएगा, तो इसको हम लोग कैसा परिवर्तन कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। कोई डाउट। अब जैसे रहेगा, सॉरी, जल से बर्फ का बनना, जल से बर्फ का बनना। तो देखिए जल से बर्फ बन गया, यानी जल को फ्रीज कर दिए तो बर्फ बन गया, जमा दिए तो फिर भैया बर्फ पिघलेगा तो फिर से आ जाएगा जल में। तो कैसा परिवर्तन, भौतिक। मोमबत्ती का पिघलना, भौतिक। पिघले हुए मोती को फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं। लेकिन दूध से दही बन गया तो दही से तो दूध नहीं बनेगा, तो दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन में आता है। चलिए, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस, तो देखिए आलू चिप्स बच्चे लोग खाते हैं आजकल। हालांकि मेरे नज़र से, बाकी लोगों के क्या पसंद है वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे नज़र से बच्चों को ये चीज़ ना खिलाएं, ठीक है ना। आलू का चिप्स ऐसे भी देखें ना, हम लोग घर में चिप्स छनाता है तो एक से दूसरा का दिन वो खाने लायक नहीं रहता, भाई साहब मुंह में लेते चबाते रहिए। खा पाते हैं, नहीं पाते। अब वो चिप्स पता नहीं कितने दिन का भरा हुआ है और कंपनियां कमा रही है। किसान से 5 रुपये 3 रुपये किलो आलू ले लिया और एक आलू में वो 5 पैकेट पैक करेगा भैया, 25 रुपया। वो 25 रुपये में भाई साहब एक पसेरी आलू ले लिए और वो एक आलू से 25 रुपया कमा रहे हैं। तो इसको समझिए थोड़ा। अब सवाल था कि आलू की चिप्स की थैली में कौन सी गैस, तो आलू की चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाएगी, नाइट्रोजन। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन चिप्स को कुरकुरा रखता है। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है भूरा होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग भूरा। नहीं, गलत है। सिल्वर क्लोराइड AgCl भूरा नहीं होता सर, श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होगा, श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत। चलिए आगे बढ़ें। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। मैग्नीशियम का फीता जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो तीव्र प्रकाश के साथ जलता है और वो बहुत चमकता है। तो चमकता हुआ प्रकाश कैसा, चमकीला ऊर्जा हो जाएगा। मैग्नीशियम के फीते को जब जलाएंगे
तो उत्पन्न आग की जो लौ होगी वो कैसा होगा? चमकीला उजला होगा, चमकीला उजला। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 2। देखिए मैग्नीशियम हो जाएगा Mg, ऑक्सीजन के संपर्क में जला दो O2, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा 2MgO, यानी 2 मैग्नीशियम हो गया। तो मैग्नीशियम यहाँ एक ही है, बैलेंस कर दिया हमने, ठीक है ना। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब इसको मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के संपर्क में जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, वो कैसा होगा? चमकीला उजला होगा। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? चलिए अब द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? देखिए विस्थापन में होता क्या है कि कम अभिक्रियाशील और अधिक अभिक्रियाशील तत्व का यहाँ मामला बनता है। तो जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं, ठीक है ना, तो किसी यौगिक में अगर कम अभिक्रियाशील तत्व है उसको हटा करके अपना स्थान ले लेता है। समझ में आया? तत्व अधिक अभिक्रियाशील और कम अभिक्रियाशील होते हैं, तो जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा वो अगले यौगिक के कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देगा और अपना स्थान ले लेगा। विस्थापन का मतलब होता है अलग कर देना, विस्थापन का मतलब अलग कर देना। तो आपको इसमें देखना है द्विविस्थापन, यानी इसमें 2 ऐसे कौन से तत्व हुए हैं, अलग अलग हुए हैं। तो हम जहाँ तक देख पा रहे हैं H2O + O2 2H2O ये जो बना है ये संयोजन हो गया है, मिल गया है, ये दोनों क्या हो गया है? मिल गया है, संयोजन अभिक्रिया है। Mg + O2 2MgO ये भी संयोजन अभिक्रिया है। H2 + Cl 2HCl ये भी क्या हो गया? संयोजन, मिल गया है। लेकिन बच कौन गया? AgNO3, AgNO3 इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, Ag किसका ले लिया? NaCl का Cl के साथ, और NO3 चला गया किसके साथ? सोडियम के साथ। देखिए दोनों अलग अलग हो गए हैं ना, इसमें से Ag निकल गया, इसमें से Na निकल गया। विस्थापन कै गो हो गया? 2 गो। तो इसको कहेंगे द्विविस्थापन। क्या कहेंगे? द्विविस्थापन। यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 AgNO3 प्लस NaCl इसको कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिक अभिकारक कहलाते हैं। और एरो के बाद जो बन के आ गया AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। देखिए अब बन गया अगला तत्व सोडियम सिल्वर क्लोराइड, अब सोडियम नाइट्रेट। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 में द्विविस्थापन है। अगला प्रश्न है Zn + CuSO4, ZnSO4 + Cu। अब इसको समझेंगे बढ़िया से। हम देख पा रहे हैं कि जस्ता और तांबा 2 इसमें तत्व मौजूद हैं। एक पहला तत्व कौन है? जस्ता, और दूसरा तत्व है तांबा। तो इस प्रक्रिया में, इस अभिक्रिया में हम देख पाते हैं कि जस्ता जो है ना, जस्ता तांबा से अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए जस्ता क्या किया? कॉपर को अलग कर दिया कि हटो यहाँ से, जगह छोड़ो मेरा, ठीक है ना, विस्थापित कर दिया। और Cu का जगह कौन ले लिया? Zn ले लिया, यानी ZnSO4, ठीक है ना। अब बन गया ZnSO4 + Cu अलग हो गया। तो इसमें एक ही तत्व न अलग हुआ है, तो इसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? NO2 के धुएं का रंग भूरा होता है सर। नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभी बताएं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और अभिकारक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए उत्पाद बनते हैं, जो नए पदार्थ बनते हैं, उसको क्या कहेंगे? उत्पाद। जैसे अभी हमने जो जिससे
क्या था, Zn प्लस CuSO4, तो बना है ZnSO4 प्लस Cu। अब ध्यान से देखिए, इसको क्या कहेंगे, अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक। और एरो के बाद वाले जो नए पदार्थ बने इसको क्या कहेंगे, उत्पाद। क्या कहेंगे, उत्पाद। सवाल था रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक होंगे। क्या होंगे, अभिकारक होंगे। कोई डाउट? चलिए, अब है Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो आप बता सकते हैं। देखिए, एल्युमिनियम लोहा, देखिए लोहा और एल्युमिनियम की तुलना की गई। एल्युमिनियम क्या है, लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पे जो संयोजन हो गया, इस किसके साथ हो गया भाई, एल्युमिनियम के साथ, और Fe क्या हो गया, विस्थापित हो गया। और विस्थापन यहाँ एक तत्व का हुआ है, इसलिए कहेंगे एकल विस्थापन। क्या कहेंगे, एकल विस्थापन, यानी इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन। द्विविस्थापन रहेगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, दो तत्वों का विस्थापन होगा। इसमें एक ही हो रहा है ना, लोहा क्या हो गया, अलग हो गया, विस्थापित हो गया, तो विस्थापन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, हाँ, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। कॉपर ऑक्साइड, देखें ध्यान से, कॉपर ऑक्साइड क्या किया, ऑक्सीजन को त्यागा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ग्रहण किया है। ठीक है ना, कॉपर ऑक्सीजन को त्यागा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ग्रहण किया है। तो ऑक्सीजन को त्यागना क्या कहलाएगा, अपचयन। ऑक्सीजन देखिए CuO में से ऑक्सीजन निकल गया है, क्या बचा है यहाँ Cu, तो यहाँ हो गया अपचयन। क्या हो गया बाबू, अपचयन। और देखिए ध्यान से, पहले था हाइड्रोजन, क्या था, हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन को ले लिया, तो अब क्या बन गया, H2O, ये हो गया उपचयन। ऑक्सीजन का जुटना उपचयन और ऑक्सीजन का हटना अपचयन। तो इस अभिक्रिया में हम देख पा रहे हैं कि उपचयन भी हुआ है और अपचयन। तो जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो जाए उसको कहते हैं रेडॉक्स। क्या कहते हैं, रेडॉक्स। ठीक है ना, जिसको उपापचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपापचय। अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया जब एक साथ हो जाए उसको उपापचय या रेडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। तो इस जो समीकरण आपका दिया गया है, अभिक्रिया दी गई है, इसमें कैसी अभिक्रिया हुई है, तो रेडॉक्स हुई है। रेडॉक्स समझ में आया। ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया जब दोनों एक साथ, ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेना, और अवकरण क्या है, ऑक्सीजन को त्याग देना। या हिंदी में समझें कि उपचयन क्या है, तो ऑक्सीजन का जुटना उपचयन, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। तो CuO में से ऑक्सीजन हटा है, Cu बचा है, और ये ऑक्सीजन आकर के जुटा कहाँ है, H2 में, तो ये बन गया H2O। यानी इस ऊपर वाले में अपचयन हुआ है, नीचे वाले में उपचयन हुआ है, और दोनों विक्रिया एक ही में हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स। क्या कहेंगे, रेडॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो भैया पहले खड़ा चूना को समझ ले। खड़ा चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। देखे होंगे चूना जब पत्थर के रूप में होता है, उसको पानी में डालते हैं तो उसमें बुलबुले बनते हैं, और पानी कैसा हो जाता है, दूधिया रंग का, और गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म। अब जैसे ही गर्म में डाले तो क्या हो गया, सॉरी जल में डाले तो क्या हो गया, वो बुझ गया, यानी बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना में अपने क्या डाला है, उसमें क्या मिला हुआ है चूना में, जल। तो इस फार्मूला में आप देखिए, चारों ऑप्शन में देखिए, कौन में जल दिख रहा है आपको, दूसरा में है ना, HO2। तो भैया ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, और खड़ा चूना को कहते हैं CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अगले प्रश्न को ले, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहा जंग आखिर लगता क्यों है, तो देखिए जंग लगने का कारण है वायु में नमी, वायु में नमी, और दूसरा है ऑक्सीजन। ये किसी भी तत्व पर क्या करता है, विक्रिया कर जाता है।
तो लोहा है तत्व, तो यहाँ पे क्या है, लोहा। लोहा पे अभिक्रिया कर जाने से क्या होगा, लोहे पर एक परत जम जाता है। क्या जम जाता है, परत, जिसको हम लोग रस्ट या जंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्ट या जंग। और जंग लगने की क्रिया संक्षारण कहलाती है। लोहे में जंग लगने की क्रिया संक्षारण। जब जंग लगता है तो क्या होता है, लोहे के भार में वृद्धि होती है लेकिन उसके धात्विक गुण में कमी आ जाती है, यानी लोहा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। ठीक है ना, वजन जरूर बढ़ेगा, नो डाउट, धीरे धीरे उसका वेट क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन उसका जो धात्विक गुण है वो कम जाएगा। देखिए धात्विक गुण को समझना है तो धातु में क्या होती है, चमक होती है। धीरे धीरे वो चमक खो देता है। जंग लगने के बाद देखिएगा चमक, हरा हरा रंग का उस पर क्या धब्बे पड़ जाते हैं। रेगमाल से यानी सरिस से फिर हम उसको रगड़ करके फिर उसमें पेंट मारते हैं। देखे होंगे ना, लोहे की खिड़की, दीवारों, खिड़की में, दरवाजों में अगर सही से पेंट नहीं किया जाए तो उसमें क्या हो जाते हैं, जंग लग जाते हैं। और जंग लगना ही क्या कहलाता है, संक्षारण। अगले प्रश्न की तरफ देखें। लिटमस विलयन में जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? तो पहले तो रंजक समझ लीजिए। रंजक क्या है, वैसे पदार्थ जो किसी वस्तु के अम्ल या क्षार होने का प्रतीत करवाते हैं, रंजक कहलाते हैं। सॉरी, उसको सूचक बोलते हैं। सॉरी, अम्ल और क्षार बताने वाले जो तत्व होते हैं उसको क्या कहेंगे, सूचक। यहाँ पे है रंजक। रंजक मतलब रंगना होता है। तो लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, रंजक मतलब रंग, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो लीचेन। लीचेन को हम लोग लाइकेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइकेन। ठीक है ना, लाइकेन से बनता है कौन सा, लिटमस पत्र। लाइकेन से किसका निर्माण, लिटमस पत्र का। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? देखिए सूचक भी आ गया। सूचक वैसे पदार्थ जो किसी वस्तु के अम्ल या क्षार होने का बोध कराते हैं, यानी अम्ल के साथ उसका रंग अलग होता है, क्षार के साथ अलग होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सूचक। जैसे हल्दी। हल्दी क्या है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक सूचक है। देखिए जो हल्दी है, अम्ल में अगर इसको डाला जाएगा तो अम्ल में यह पीला रहेगा। कैसा रहेगा, पीला। लेकिन क्षार में अगर हल्दी को डाला जाए तो लाल भूरा कर देगा, लाल भूरा। ठीक है ना, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। अम्ल में जब इसको डाला जाएगा तो पीला रंग शो करेगा, लेकिन क्षार में डालिएगा तो ये लाल भूरा शो करेगा। मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज क्या है, कृत्रिम सूचक है। ये अम्ल में, अम्ल के साथ लाल, अम्ल के साथ कैसा रंग शो करेगा, लाल, लेकिन क्षार के साथ ये कैसा शो करेगा, पीला। कैसा, पीला। मैं पूछेगा मेथिल ऑरेंज जो है कैसा सूचक है बाबू, कृत्रिम सूचक है। फिनोल्फेथिन, फिनोल्फथेलिन, सॉरी, फिनोल्फथेलिन जो है, उच्चारण में दिक्कत हो रही है लेकिन समझ लेंगे। फिनोल्फथेलिन, फिनोल्फथेलिन जो है ना, अम्ल में यह क्या होता है, उदासीन होता है, इसका कोई रंग नहीं शो करता। लेकिन जैसे ही क्षार में जाएगा, क्षार में ये लाल रंग सूचित करेगा, लाल रंग। क्लियर है, कैसा रंग, लाल रंग, फिनोल्फथेलिन। अब भाई साहब मूली, मूली कोई सूचक नहीं है। मूली को अम्ल में डालिए, क्षार में डालिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सवाल था कि निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मूली का नहीं इस्तेमाल कर सकते, खत्म कहानी। कोई दिक्कत है प्रश्न को समझने में, देख सकते हैं, देखिए समझिए। और आप लोग से फिर से एक बार आग्रह है कि अगर किसी टॉपिक को लेकर के अगर आपको लगता है कि सर हम इस टॉपिक पे आपसे वीडियो चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर लिखें। हम, मेरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर को डिटेल्स में हम बता सकें, तो कमेंट ज़रूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षारक है? तो क्षार की पहचान क्या है? देखिए क्षार की पहचान है, लास्ट में OH जुटा रहेगा। क्या जुटा रहेगा, OH। ठीक है ना, हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, चलिए, इसमें तो OH है नहीं। अब देखें निम्नलिखित में कौन क्षारक है? तो पहले तो समझ लो धातु। अब देखिए सब में ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है यानी ऑक्साइड है। क्या है, ऑक्साइड है। इसको साफ कर देते हैं, इससे मतलब नहीं है हमारा। धातु के ऑक्साइड, पूछेगा कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं?
धातु के ऑक्साइड अम्लीय नहीं क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अब इसको छांटने का तरीका आना चाहिए ना। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय और धातु के ऑक्साइड क्षारीय, सब में ऑक्साइड है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो अब देखें कि कौन धातु है और कौन अधातु। हमको ढूंढना है क्षारक। क्षारक कौन होगा भाई? धातु के ऑक्साइड। तो जस्ता यहाँ पे क्या है? Zn क्या है? धातु है। सल्फर क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। नाइट्रोजन क्या है? ये तीनों हो गया अधातु। ये तीनों क्या है? अधातु हैं। तो धातु के ऑक्साइड कैसा? अम्लीय। हमको ढूंढना था क्षारक, तो बच कौन गया? ZnO, जिंक ऑक्साइड। क्या बच गया? जिंक ऑक्साइड। यानी ZnO कैसा है बाबू? क्षारक है। अम्ल के ऑक्साइड क्षारीय धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के अम्लीय। तो इस आधार पर हम लोग को पता होना चाहिए कौन धातु है और कौन अधातु। तो कौन सा छट जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ZnO क्या है? क्षारक है। पोटास एलम होते हैं। देखिए पोटास एलम को हम लोग कहते हैं फिटकीरी। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3। अब भैया ये दोनों लवण है। दोनों क्या है? दोनों लवण। इसमें कई गो लवण दिख रहा है? 2 गो। तो 2 गो कैसे हो गया? पोटेशियम, ठीक है ना। कैसे क्या होता है? पोटेशियम, एल से एल्युमिनियम। 2 गो यहाँ पे है, 2 गो लवण है, इसको कहेंगे द्विक लवण। कौन सा लवण? द्विक लवण। इंटू 24H2O भी होता है सर, ध्यान रहे। फिटकरी का सूत्र K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। फिटकरी को हम लोग कहते हैं पोटासियम, और पोटासियम कैसा लवण है? द्विक लवण, यानी इसमें 2 लवण का संयोजन है। कितने लवण का संयोजन है? 2 लवण का, इसलिए इसको कहेंगे द्विक लवण। चलिए, हमारे शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? चलिए, पीएच स्केल सोरेनसन के द्वारा दिया गया था। इसका मान 0 से 14 के बीच में होता है। तो मनुष्य का शरीर का पीएच मान जो है डिपेंड करता है रक्त के मान पर। किसके मान पर? रक्त के मान पर। और हमारा रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त हमारा कैसा है? क्षारीय है। तो जितना रक्त का पीएच मान उसी के बीच हमारा प्रास हो जाएगा। तो देख रहे हैं 2 से 3 तो होगा नहीं, 5 से नहीं, 7 से लेकर के 7.8 के बीच में होगा। क्लियर है? 7 से लेकर 7.8। ऑप्शन नंबर सी हमारे शरीर का पीएच मान। तनु HCl का पीएच मान, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होता है 0, ठीक है ना। बहुत हार्ड एसिड होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच जो लवण बन जाते हैं उनको कहते हैं उदासीन लवण। ध्यान रहे, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच बनने वाले लवण उदासीन लवण होते हैं। तो सवाल था कि HCl का पीएच मान क्या होगा? तो हो जाएगा 0, बहुत हार्ड एसिड है, प्रबल अम्ल है। निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल लवण है? सबसे प्रबल लवण तो अभी हमने बताया कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच में जो बनता है वो कैसा लवण हो गया? उदासीन लवण। उदासीन लवण में सबसे प्रबल होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसका हम लोग प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। तो सबसे प्रबल लवण सोडियम क्लोराइड NaCl। आगे बढ़ते हैं। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक। रक्त बह रहा है, उसको रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग करते हैं। किसका? फिटकरी का। अभी फिटकरी का सूत्र हमने बताया, पोटासियम जिसको बोला जाता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O, ठीक है ना। ये क्या है? द्विक लवण है। द्विक लवण है। देखिए कभी सेविंग करते हैं, कट छट जाता है तो सैलून वाले क्या करते हैं? फिटकरी वहाँ पे रगड़ देते हैं। फिटकरी रगड़ने से रक्त का प्रवाह क्या होता है? स्कंदन हो जाता है। रक्त के प्रवाह को वो क्या कर देता है? रोक देता है। चलिए, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अभी बताया। धातु के ऑक्साइड अम्लीय और धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारकीय।
विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl का होता, CaOCl, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको विरंजक चूर्ण बोलते हैं। फार्मूला है CaOCl का 2, ठीक है ना, CaOCl2, CaOCl2 विरंजक चूर्ण। चूना और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने से बनता है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल या मेथोनोइक, इसको भी कहते हैं फॉर्मिक अम्ल या मेथोनोइक अम्ल, ठीक है ना। फॉर्मिक या मेथोनोइक, जितना भी डंक लहर दे रहा है तो मेथोनोइक या फॉर्मिक। अगला सवाल, एसिटिक अम्ल का यूपिक नाम? एसिटिक अम्ल तो एसिटिक हो जाएगा ना, एसिटिक अम्ल। देखिए एसिटिक अम्ल में यूपिक नाम COOH जुड़ता है ना, COOH, हाँ, तो एथोनोइक C हो जाएगा, C2H6, हाँ एथोनोइक हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का यूपिक नाम क्या हो जाएगा? एथोनोइक। और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, किसमें? सिरका में। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देगा? चलिए कौन सा आयन लाल को नीला? तो लाल को नीला ये करता है क्षार। कौन करता है? क्षार। और नीला को लाल करता है अम्ल। सॉरी, नीला को लाल ना, कौन कर दिया? अम्ल। तो सवाल है कि कौन सा आयन लाल को लिटमस को नीला कर देगा? तो देखिए क्षार, क्षार में हमने क्या बताया? OH लगा होता है। क्या लगा होता है? OH। तो OH मतलब क्षार है, तो क्षार क्या करेगा? लाल को नीला कर देगा, यानी OH। क्या हो जाएगा इसका आंसर? OH। यानी OH आयन जो होगा वो लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीसा और टिन का मिश्र धातु क्या कहलाता है? सोल्डर। सीसा और टिन का मिश्रण सोल्डर। तार को जोड़ने वाला सोल्डिंग आयरन होता है ना, रांगा जिसको बोलते हैं सर, वो किसका किसका मिश्रण है? सीसा और टिन का। चलिए ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। कौन? ग्रेफाइट। एकमात्र धातु जो विद्युत का सुचालक है, इसके अलावा कोई भी धातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है, केवल और केवल ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना। ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूफ है, कार्बन के 3 अप्रूफ हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन कार्बन के 3 अप्रूफ हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है सर? मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, Na है, सोडियम है और पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा। जो क्रम में जो सबसे पहले वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, पोटेशियम क्या है? सोडियम से अधिक अभिक्रियाशील है ये। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है? आयोडीन सर। आयोडीन क्या है? अधातु है, लेकिन इसमें लाइट होता है। धातु और अधातु में अंतर है कि धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती। लेकिन एक अपवाद, हर चीज़ का एक अपवाद होता है, तो अधातु का एक अपवाद है जो चमकीला है, वो क्या है? आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन। कहीं कोई डाउट? वाह, चले आगे बढ़े। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? चलिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम को गर्म कर दीजिए सर, जिप्सम को गर्म कर दीजिए। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाइड्रेट जिसको हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और ये किसको गर्म करके प्राप्त कर सकते हैं? जिप्सम को गर्म करेंगे। किसको सर? जिप्सम को। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है? तो देखिए कमरे के ताप पर ब्रोमीन, ब्रोमीन एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में है, ठीक है। कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। लेकिन धातु कहेगा तो धातु में आ जाएंगे पारा,
धातु कौन? पारा। कन्फ्यूजन हो जाता है कि पारा धातु है कि अधातु। पारा भैया धातु है, ब्रोमीन क्या है? अधातु। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है आज का, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इथेन, तो इथेन का फार्मूला है C2H6। इथेन का फार्मूला C2H6। अब सवाल है कि सहसंयोजक आबंध जो है कितने हैं इसमें? तो कार्बन कितने हैं सर? यहाँ पे 2। तो कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध बना है, कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड। ठीक, कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड है। अब देखिए टोटल कै गो बचे हैं? 6 गो हाइड्रोजन है। तो 6 हाइड्रोजन देखें ध्यान से। जैसे देखिए कार्बन के 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। तो 4 क्या करेगा? या तो लेगा या देगा, तो यानी पार्टनरशिप कर लेता है। तो ध्यान से देखिए, 3 ये कार्बन लिया किससे? एक अलग हाइड्रोजन, ये दूसरे से, फिर तीसरे से। 3 को इसका कंप्लीट हो गया। चौथा किससे पार्टनरशिपिंग किया? कार्बन से। अब दूसरा जो कार्बन है वो किससे शो कर रहा है पार्टनरशिप? पहले वाले कार्बन से। तो इसका एक क्लियर, बाकी 3 को हाइड्रोजन बैठ गया। अब देखिए इस कार्बन पहले श्रेणी में जो कार्बन है उसमें कितने हाइड्रोजन है? 3। यानी कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हुआ है? आबंध बना है, बॉन्डिंग बना है। तो टोटल 3 एकल, एक एक कितना हो गया? 3। और इसमें एक 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 कितने? 3। यानी 3 + 3 कितना? 6। यानी 6 कार्बन के हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने आबंध? एकल आबंध 6 बार बने हैं। कितने बार? 6 बार। और कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध कितनी बार बना है? 1 बार। तो टोटल कितना बार हो गया सर? 6 + 1 यानी 7 बार। कितनी बार? 7 बार। फार्मूला याद रहेगा, आराम से बनेगा। C2H6 हो गया इथेन का फार्मूला। अब देख रहे हैं तो कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच देख लेते हैं। तो पहले ग्रुप में देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 3 एकल आबंध हैं। दूसरे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी 3 एकल आबंध है। तो टोटल कितने एकल आबंध हो गए? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 6 गो। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एकल आबंधों की संख्या 6 और कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध की संख्या 1। तो पूछा है कि सहसंयोजक बंध कै गो बना है? सहसंयोजक बंधन क्या है? इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप। इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप, लेना देना नहीं है, पार्टनरशिप है भैया। इसके 12वीं कक्षा में भी एक है, एकरा चाहिए एक एगो। अभी दे देगा तो इसके पास बचेगा क्या? है ना, हाइड्रोजन इसको दे देगा कार्बन को, तो इसके पास क्या बचेगा? तो इस स्थिति में कर लेते हैं पार्टनरशिप। क्या कर लेते हैं? पार्टनरशिप। कोई डाउट? तो एकल आबंध कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 3 और 3 6 बना है। कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध 1 बना है। 6 और 1 7। तो टोटल सहसंयोजक आबंध कितने बने हैं? 7। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और हो सके तो शेयर करने का प्रयास करें। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो भी हो कमेंट में आप ज़रूर कुछ न कुछ लिखें कि हाँ सर वीडियो अच्छा लगा या ख़राब लगा या इसमें कोई और सुधार किया जा सकता है। तो मेरा प्रयास होगा। हाँ, अगर कोई और टॉपिक आपको लगता है कि इस पर क्वेश्चन बनना चाहिए तो आप ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट करें और मेरा ये हर संभव प्रयास होगा कि आपकी बातों पर हम खरे उतरे और उस पर वीडियो बनाएं। देखिए अभी एग्ज़ाम आने वाला है बिहार पुलिस का, तो मेरा ये कोशिश है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें और मेरी ये कोशिश हमेशा रहेगा कि बच्चे आगे बढ़ें। चलिए धन्यवाद।